मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो दिल्ली सल्तनतकालीन वंश के जो प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन चयन व्यवस्था, इसके बारे में सल्तनतकालीन प्रशासन, ठीक है। और सल्तनतकालीन प्रशासन में सभी पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनतकाल में जो वंश थे, जैसे आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इसके शासन, प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, मुद्राएं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और जिससे कि आपको यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ये, क्योंकि यहाँ से जैसे जकात कर, जजिया कर और इसके जितने भी टैक्स थे, जिसका कैसा प्रशासन था, इसमें क्या नाम से थे, तो इसके बारे में सभी डिटेल मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब आता है सल्तनतकालीन प्रशासन, पहला टॉपिक है इसमें सल्तनतकालीन प्रशासन, ठीक है। अब जो सल्तनतकालीन प्रशासन था, प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, जो दिल्ली सल्तनतकालीन का जो प्रशासन था उसकी प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। एक नाम था निजाम उल मुल्क तूसी, क्या नाम था? निजाम उल मुल्क तूसी की पुस्तक है, जिसका नाम है सियासतनामा। क्या नाम है? सियासतनामा में मिलती है किसकी जानकारी? सल्तनत युग की प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी। किसमें? तूसी एक लेखक थे, इनका नाम था निजाम उल मुल्क तूसी, ठीक है। इनकी पुस्तक थी, जो पुस्तक का नाम था सियासतनामा, से मिलती है किसकी जानकारी? प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी, जो सल्तनत कालीन की थी, ठीक है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, ठीक है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है जियाउद्दीन वर्नी, ठीक। जियाउद्दीन वर्नी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है फतवा-ए-जहादारी और तारीख-ए-फिरोजशाही, ठीक है। तारीख-ए-फिरोजशाही, फतवा-ए-जहादारी और तारीख-ए-फिरोजशाही माना जाता है, ठीक है। क्योंकि तो प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है वर्णिके में मिलता है, जो फतवा-ए-जहादारी या तारीख-ए-फिरोजशाही, ठीक है। और जो प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है निजाम उल मुल्क तूसी की पुस्तक है सियासतनामा से मिलती है, ठीक है। और अलग अलग इतिहासकार है जो अच्छी जानकारी मिलती है। इतिहासकार एक अफीम और अमीर खुसरो, ठीक, के ग्रंथों से भी प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ जो आता है क्वेश्चन, सल्तनतकाल की प्रशासन की प्रारंभ जो प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? सियासतनामा, और लेखक क्या नाम था? निजाम उल मुल्क तूसी, ठीक है, ये मिलती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोतों की जानकारी, प्रशासन व्यवस्था की जानकारी जो मिलती है, वो जियाउद्दीन वर्नी की एक ग्रंथ है फतवा-ए-जहादारी या तारीख-ए-फिरोजशाही को माना जाता है। और इनके अन्य भी मिला है, अफीम और अमीर खुसरो के ग्रंथों में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन या सल्तनतकालीन प्रशासन प्रारंभिक प्रशासन व्यवस्था की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? जो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किसमें? सियासतनामा में, पुस्तक का नाम है सियासतनामा में। और या फिर पूछ लेगा कि सियासतनामा की जो दिल्ली सल्तनत प्रशासन व्यवस्था की प्रारंभिक जानकारी मिलती है, ये किसके लेखक कौन है? तो आपके कौन है? निजाम उल मुल्क तूसी, ठीक है। या फिर प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों की जानकारी जो मिलती है किस ग्रंथ से मिलती है? फतवा-ए-जहादारी या तारीख-ए-फिरोजशाही, ठीक है। और उसमें भी ये किसने लिखी थी? जियाउद्दीन वर्नी ने। इनके अन्य भी और इतिहासकार हैं जो ग्रंथों में जानकारी प्रशासनिक व्यवस्था की मिलती है, अफीम और अमीर खुसरो। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है आपका
केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। पहला पॉइंट ये भी है जानकारी। इस सरकारी प्रशासन की कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रारंभ पुस्तक कौन सी है, अन्य ये नाम है। जियाउद्दीन वर्नी होगा प्रशासन व्यवस्था के अधिकारी, तूसी होगा प्रशासन व्यवस्था के जानकारी, अफीम हो गया प्रशासन व्यवस्था की जानकारी, आमिर खुसरो। उसमें भी प्रारंभिक व्यवस्था की जो जो प्रशासनिक की मतलब प्रशासन की प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी जो मिलती है सबसे पहले मिलती है निजामुल मुल्क तूसी की पुस्तक है, जो आपका सियासतनामा में, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहली सबसे पहली जानकारी, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है वर्नी की जो फतवा जहादारी और तारीख फरोसाई में मिलती है। इनसे अलावा दो राइटर और हैं, अफीम और अमीर खुसरो। तो क्या राइटर हो गए? 4, जिसमें निजामुल मुल्क तूसी भी जानकारी देता है, जियाउद्दीन वर्नी भी जानकारी देता है, अफीम भी जानकारी देता है, और अमीर खुसरो भी जानकारी देता है प्रशासन व्यवस्था की जानकारी। तो यहाँ से अब आता है केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशासन में क्या आता था? सुल्तान, नंबर 1 सुल्तान आता था, ठीक। सुल्तान के बाद में आता था वजीर, ठीक। और वजीर के बाद में आता था नायब वजीर, ठीक है। ये अलग अलग इसके मंत्री पद थे, नायब वजीर। और इसके बाद में नायब वजीर के बाद में दीवान, और दीवान के बाद में मुशर्रिफ ए मुमालिक, ठीक, मुशर्रिफ ए मुमालिक। फिर उसके बाद में मुशर्रिफ के बाद में आता था, और मुशर्रिफ आता था। उसके बाद में ये दो जो मुशर्रिफ के अंतर्गत दो आते थे कारखाने आते थे। कारखाने का था नंबर 1 रातवी कारखाना और नंबर 2 गैर रातवी कारखाना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मुशर्रिफ था ये शाही कारखाना होता था, इसमें भी 2 तरह का आते थे। कौन कौन से? आपका रातवी कारखाना और गैर रातवी कारखाना। उसके बाद में आता था दीवाने इंसाफ, फिर दीवाने रसातल, अमीर ए हाजिर, वकील दर, अमीर ए मजलिस। तो ये एक केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था थी जो एक तरफ से पहले सुल्तान आता था, वजीर आता था, नायब वजीर आता था, दीवान आता था, मुशर्रिफ ए मुमालिक आता था। तो ये क्रम है जो आपको मैं अभी बताता हूँ। अब आता है जो पहले बताया था सदन कालिका जो प्रशासन, सब प्रारंभ प्रशासन का जो लेख मिलता है तो उसी लेखक थे जिसकी पुस्तक थी सियासतनामा में। या फिर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है वो जियाउद्दीन वर्नी के में मिलता है, इसकी थी तारीख फरोसाई और फतवाए जहादरी में। जो प्रारंभ प्रशासन मिलता है सियासतनामा में जो तूसी की थी, और निजामुल मुल्क तूसी की थी। और जो उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है सबसे ज्यादा वो थी आपकी जियाउद्दीन वर्नी की, ठीक है। तो उसके बाद में अब आता है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले जो केंद्र के प्रशासन में जो केंद्र को मतलब कंट्रोल करता था, जो अपनी राजगद्दी पर बैठने के बाद में सियासन चलाता था, तो उसमें सबसे पहले सियासन चलाता है किसी भी कोई राज्य के राजा होता है तो सर्वप्रथम किसको वीरता दी जाती है? राजा को, मतलब सुल्तान को, ठीक है। क्योंकि सुल्तान ही तो सब सेना को कोई सुल्तानी सेना के लिए आदेश देता है, और आज सुल्तान ही स्वयं भी जाता है, कुछ वजीर भी जाते हैं, सैन्य कमांडो जाते हैं। इसका एक प्रशासन पूरा प्रभाव सुल्तान के ऊपर आता है। तो उसमें सबसे बड़ा पद मिलता है, मतलब पद होता है स्वयं सुल्तान का। तो इस सुल्तान में और सुल्तान का होता है तो किसका आता है? सुल्तान का, केंद्रीय प्रशासन में। और सुल्तान के बाद में सुल्तान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सत्ताधारी, ठीक है।
ये एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है, पूछा गया है कई एग्जाम में कि सुल्तान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सुल्तान का शाब्दिक अर्थ होता है सत्ताधारी। सत्ताधारी का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी आक्रमण करके दूसरे आक्रमण करने के बाद में विजय प्राप्त कर लेता है तो सिंहासन छीन लेता है। जैसे दिल्ली सल्तनत काल में लगातार ये विद्रोह चलते रहते, लगातार सिंहासन पे कभी किस वंश का कभी किस वंश का। तो ऐसी प्रकार जो राजगद्दी पर बैठ जाता था, मैं जो सत्ता को कब्जा कर लेता या सत्ता को आक्रमण करने के बाद में या कैसी भी अन्य रणनीति के बाद में या उलेमा को अपनी तरफ लेने के बाद में, तो कई ऐसे थे जिन्होंने उलेमा को भी अपनी तरफ लिया था और वहाँ के जो साधु संत थे वो अपनी तरफ लिया, तो वो अलग बात है। पर इसका जो सुल्तान का जो शाब्दिक अर्थ होता है सत्ताधारी। सत्ताधारी का मतलब जो सत्ता को प्राप्त कर ले, जो राजगद्दी को आक्रमण करने वाले राजगद्दी को छीन ले और उस पर स्वयं सुल्तान या राजा बन जाए। तो इसका सत्ताधारी इसलिए बोला जाता है शाब्दिक अर्थ सुल्तान का। तो नंबर 1 की बात आती है कि इस्लामी शासन के इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, जो सर्वप्रथम किसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है, इस्लामी जगत में, ठीक है। तो सबसे पहले किसने करी थी? तुर्क था एक शासक, तुर्क शासक था महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी ने सबसे पहला ये तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कौन था? महमूद गजनवी। और ये पहला तुर्क था इस्लामी शासन के इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क था महमूद गजनवी, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो पहला शासक था। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। पहला शासक था इल्तुतमिश, भारत में उपाधि धारण करने वाला सुल्तान की। और इस्लामी इतिहास में सर्वप्रथम सुल्तान की धारण करने वाला ये था आपका तुर्क, ये तुर्क था महमूद गजनवी, ठीक है, उपाधि धारण करने वाला पहला। और भारत में इल्तुतमिश। और भारत में पहला ऐसा सुल्तान भी था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन? इल्तुतमिश। और भारत में खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला सुल्तान की उपाधि कौन? ये इल्तुतमिश, ठीक है। अब क्या होता है कि दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लामी जगत में, जो दिल्ली के सुल्तान थे, इस्लामी जगत में धर्मगुरु एवं राजनीतिक प्रधान खलीफा को मान्यता दी थी। क्योंकि जो खलीफा कहते थे वही होता था, खलीफा से राजा मान्यता प्राप्त करता था और खलीफा की सब जगह सर्वोपरि मानते थे। खलीफा के विरुद्ध कोई धर्म कोई राजा या कोई प्रजा खलीफा के विरुद्ध नहीं जाती थी, क्योंकि धर्म विरुद्ध माना जाता था। तो खलीफा की इतनी चलती थी कि खलीफा का उस टाइम पे जो व्यक्ति खलीफा से सुल्तान की उपाधि पा लेता था या खलीफा से कोई पद पा लेता था, तो उसको कोई भी राजा या प्रजा कोई भी उसको उसके विरुद्ध नहीं जा सकते थे, ठीक है। इतना बड़ा ओहदा था उस टाइम पे खलीफा का, ठीक है। और एक सुल्तान भी हुआ था भारत में जिसने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की थी और स्वयं अपने लिए उसने खलीफा घोषित कर दिया था। उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम था? मुबारक खिलजी था। उसने किसी खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और वह स्वयं ही खलीफा घोषित किया, क्योंकि उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। किसने? मुबारक खिलजी ने। और ये बात अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि जो रूढ़िवाद था, क्योंकि यह जो खलीफा पद था यह रूढ़िवाद प्रचलित था कि खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त सुल्तान का करना धर्म विरुद्ध था। और इसी रूढ़िवाद मान्यता का लाभ उठाने हेतु सुल्तान ने खलीफा को मान्यता देने का उपक्रम किया था। क्योंकि जो सर्वप्रथम क्या था कि पहले तो ये था, इससे मोहम्मद गजनवी से पहले जो आक्रमण कर लेता था वही हथियार लेता, लूटपाट थी और अलग अलग राज्यों में देशों में लूटपाट करने के बाद में अफगानिस्तान ये तुर्क ये जितने भी ये सर्कल था, ईरान, काबुल, अफगानिस्तान वाला, सिंध प्रांत वाला, से ऊपर भारत के पश्चिमी में, तो वहाँ पे क्या था, एक जैसे गजनी साम्राज्य था, गौर साम्राज्य था। उससे पहले तो क्या था कि वहाँ पे आक्रमण करते थे ये एक दूसरे को, जो आक्रमण करते साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। और यही कारण हुआ कि लास्ट में भी ये लोग भारत में भी आके युद्ध करने लगे। जो युद्ध करने लगे वो जीत गया, वो यहाँ पे भी निवास हो गया था। जैसे मोहम्मद गजनवी भी था, मोहम्मद गौरी भी था। और आगे फिर उसके बाद में ही फिर गुलाम वंश की स्थापना हुई।
तो एक क्रम चलता रहा और लास्ट में फिर मुगल शासक का भी, इसके बाद में जो लोधी वंश के बाद में मुगल शासन का भी आता। तो ये क्या था कि ये युद्ध करते थे और युद्ध करने के बाद में, विजय प्राप्त करने के बाद में वहाँ पे किसी भी अपने वजीर को या किसी भी अपने कर्मचारी को वहाँ छोड़ देते थे और फिर शासन चला देते जहाँ के ये रहने वाले थे। और लूटने के बाद में वहाँ से काफ़ी धन लेने के बाद में ये चले जाते थे और वहाँ पर अपना वजीर या कोई भी सेना अधिकारी या कोई भी अपना एक ओहदा वहाँ पे सौंप देते थे कि आप इसको संभालें, ठीक है। तो उसके बाद में फिर जब ये मोहम्मद गजनवी आया तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में ही मोहम्मद गजनवी ऐसा पहला तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण किसने दी थी, करी थी सबसे पहले तुर्क था कौन, मोहम्मद गजनवी। उसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था। और भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इल्तुतमिश था। और पहला व्यक्ति खलीफा से मान्यता प्राप्त सुल्तान की उपाधि मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा शासक था, ये भी इल्तुतमिश था। और खलीफाओं को सबसे बड़ा ओहदा मिलता था, खलीफाओं के विरुद्ध कोई भी नहीं जाता था, जो खलीफा के विरुद्ध जाता था धर्म विरुद्ध माना जाता था, ठीक है। इतना बड़ा इसका दायित्व था खलीफा का। और इसलिए सुल्तान ने इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ये एक रूढ़िवादी, ठीक है, क्योंकि एक रूढ़िवाद प्रचलित था जो धर्मगुरु, क्योंकि जो प्राय दिल्ली के जितने भी सुल्तान इस्लामी जगत के धर्मगुरु एवं राजनीतिक प्रधान खलीफा को मान्यता दी गई थी, क्योंकि यह रूढ़िवाद प्रचलित था कि खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त सुल्तान का करना धर्म विरुद्ध था, ठीक है। जो इसके मतलब उठाया जाता या इसका कोई विरोध करता था तो वो धर्म विरुद्ध था, जिससे कि कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके बारे में, खलीफा के बारे में या जो खलीफा उपाधि देता है उसके बारे में जनता या प्रशासन या राजा कोई भी इसका हर एक कोई मानता था, इसके विरुद्ध कोई नहीं जाता था। यदि कोई जाता था वो धर्म विरुद्ध माना जाता था, ठीक है, इस्लामी जगत में। और इसी रूढ़िवाद मान्यता का लाभ उठाने हेतु सुल्तानों ने खलीफा को मान्यता देने का उपक्रम किया। लेकिन एक ऐसा सुल्तान था, कौन सा, मुबारक खिलजी, ठीक, एक ऐसा सुल्तान था मुबारक खिलजी जिन्होंने स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था, ठीक है, स्वयं खलीफा घोषित किया था। अब देखो एक बार होता काम केंद्रीय प्रशासन, क्या, केंद्रीय प्रशासन। पहला सुल्तान के बारे में। सुल्तान का शाब्दिक अर्थ होता है सत्ताधारी। क्या होता है, सत्ताधारी होता है। और इस्लामी शासन के इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, ठीक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क कौन था, पहला तुर्क महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी। और भारत में पहला सर्वप्रथम कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और खलीफाओं से मान्यता प्राप्त करने वाला ये भी पहला मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान भी कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है। मतलब वैसे सबसे पहले इस्लामी द्वार कबूल करने वाला था मोहम्मद गजनवी और भारत में था इल्तुतमिश। और पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, वो कौन था, इल्तुतमिश। अब क्या होता है कि प्राय दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लामी जगत में धर्मगुरु, ठीक है, धर्मगुरु एवं राजनीतिक प्रधान कौन था, खलीफा, क्योंकि धर्मगुरु एवं राजनीतिक प्रधान कौन था, खलीफा। खलीफा को ही मान्यता दी थी, ठीक है, खलीफा को ही मान्यता दी थी, क्योंकि यह रूढ़िवाद, ठीक है, क्योंकि यह रूढ़िवाद मतलब एक इस्लामी जगत में बहुत बड़ा इसको माना जाता था। तो रूढ़िवाद प्रचलित था कि खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त सुल्तान का करना धर्म विरुद्ध था, ठीक है। जो भी इसका विरोध करता था वो धर्म का विरोध माना जाता था, इसलिए कोई इसका विरोध नहीं करता था। और इसी रूढ़िवाद मान्यता प्राप्त का लाभ उठाने हेतु सुल्तानों ने खलीफा को मान्यता देने का उपक्रम किया। लेकिन मुबारक खिलजी जैसे सुल्तान भी हुए जिन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया, ठीक है, स्वयं को किसी खलीफा घोषित किया। अब आता है क्वेश्चन के मामले में, केंद्रीय प्रशासन वाले में सुल्तान शब्द क्या होता है, सत्ताधारी। प्रथम ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी, तो कौन था, तुर्क था, पहला तुर्क था महमूद गजनवी जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी।
उसके बाद में भारत में सर्वप्रथम किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो किसने? इल्तुतमिश ने। भारत में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त खलीफा से किसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है। और उसके बाद में खलीफा पद को जो विरोध करता था उसको धर्म विरुद्ध माना जाता था, और ये कैसा था? रूढ़िवादी प्रक्रिया थी। ठीक है। और ऐसा सुल्तान कौन था भारत में जिसने खलीफा को मान्यता प्राप्त नहीं की और वो स्वयं खलीफा घोषित हो गया था? कौन था? मुबारक खिलजी। ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऐसा सुल्तान भी था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और अपने लिए उपाधि जो ली थी रैयत आला। किसके वंश से? रैयत आला। सैयद वंश का जो सैयद वंश था जो दिल्ली सल्तनत काल में चौथा वंश था सैयद वंश। ठीक है। जिसने खिजर खान ने उसके संस्थापक था और इसने इसकी स्थापना की थी। किससे? सैयद वंश की। तो सैयद वंश था जो दिल्ली सल्तनत काल का चौथा वंश था जिसका संस्थापक खुद खिजर खान था। तो खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और उसने अपनी उपाधि धारण की थी रैयत आला। किसकी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। किसने? खिजर खान ने। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और वो खलीफा को भी इसने मान्यता नहीं दी थी। किसने? खिजर खान ने। खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसने अपनी अलग उपाधि धारण की थी जो रैयत आला धारण की थी और इसने खलीफा को भी मान्यता नहीं दी थी। अब आता है केंद्रीय जो स्तर का था, जो केंद्रीय प्रशासन का था, उसमें सर्वे सर्वा मतलब सबसे शक्तिशाली सुल्तान होता था और सुल्तान के अधीन में ही जो सुल्तान निर्णय लेता था और जितने भी शक्तियां थी उसके अधीन होती थी। जो सुल्तान निर्णय लेता था वो सर्वोपरि मानी जाती थी। ठीक है। सर्वोपरि मानी जाती थी और इसकी सहायता करने के लिए सुल्तान की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। जो मंत्री परिषद, क्योंकि सुल्तान के सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होता था और मंत्री परिषद में जिसे मंत्री परिषद को उसको कहा जाता है मजलिस-ए खलफत। ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? मजलिस-ए खलफत। ठीक। मजलिस-ए खलफत कहा जाता था। जो एक मंत्री परिषद होता था सुल्तान का और इसका सबसे बड़ा जो प्रमुख अधिकारी होता था, इसका भी सबसे बड़ा जो प्रमुख अधिकारी होता था मजलिस-ए खलफत का सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी कौन होता था? वजीर। ठीक। कौन होता था? वजीर। एक यहाँ से सैयद वंश, जो सैयद वंश ऐसा सुल्तान था सैयद वंश का जो सैयद वंश में खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और इसके बजाय इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी और खलीफा को मान्यता नहीं दी थी। ठीक है। दूसरी बात, केंद्र स्तर का राज्य का सर्वोपरि मतलब सबसे ज्यादा जो शक्ति था सर्वोपरि सर्वा मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुल्तान होता था और राज्य की सभी शक्तियां सुल्तान के अधीन होती थी, नीत होती थी और उसी प्रकार जो मामले के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी सुल्तान को था। और सुल्तान की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद बनाया जाता था जिससे मंत्री परिषद को कहा जाता है मजलिस-ए खलफत कहा जाता है और उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो होता था वजीर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सैयद वंश का ऐसा कौन सा सुल्तान जिसने सुल्तान उपाधि धारण नहीं की थी? ठीक है। तो कौन था? खिजर खान। कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला। और दूसरा बात, सैयद वंश का सब सुल्तान था जिसने खलीफा को मान्यता नहीं दी थी। तो कौन था? खिजर खान। दूसरी बात कि जो केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था थी इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसको माना जाता था? सुल्तान को माना जाता था। ठीक है। सुल्तान जो निर्णय लेता था वही जो शक्तियां जो सुल्तान के अंदर में आती थी, सुल्तान की निहित होती थी। जो सुल्तान कहता था वही निर्णय लास्ट में माना जाता था और वही निर्णय सर्वोपरि माना जाता था। उसके बाद में एक इसका मंत्री परिषद का नियुक्त किया था सुल्तान के मंत्री परिषद, सुल्तान से नीचे एक मंत्री परिषद बना गया और जिस मंत्री परिषद को बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो मंत्री परिषद को? मजलिस-ए खलफत। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। कि सुल्तान का जो एक मंत्री परिषद था उस मंत्री परिषद को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? मजलिस-ए खलफत बोला जाता है। काफी क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में। टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी कई ऐसे एग्जाम हैं जिसमें अक्सर ये सवाल पूछ देते हैं। उसके बाद में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सा होता था मंत्री पद का?
मंत्रिमंडल का जो होता था, मजलिस खलफत का, जैसे एक मंत्रिपरिषद होता था, तो सबसे बड़ा जो प्रमुख अधिकारी होता था क्या होता था? वजीर। सबसे प्रमुख अधिकारी वजीर। और मतलब सुल्तान के बाद में किसे क्रम आएगा? वजीर का। और सुल्तान सर्वसरवारी था, सर्वशक्ति के अधीन थी, उसके नीचे आएगा, उसके नीचे आता था वजीर। अब वजीर होगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सुल्तान के बाद में आता है वजीर, ठीक है, क्योंकि सुल्तान के बाद राज्य का जो प्रमुख अधिकारी होता था कौन होता था? वजीर माना जाता था। और लेकिन सुल्तान मुजमुद्दीन बहरामशाह, ठीक है, क्योंकि सुल्तान के बाद में वजीर पद, प्रमुख जो वजीर पद था वो दूसरे नंबर का होता था, ठीक है। लेकिन एक ऐसा शासक भी था, ठीक है, एक ऐसा शासक भी था गुलाम वंश में जो सुल्तान था मुजमुद्दीन बहरामशाह, जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी था। तो इसने इसके कार्यकाल में इसने एक नया पद, वजीर की जगह एक नया पद की नियुक्ति की थी, जिसका नाम था नायाबे मुमलिकत, ठीक है, या फिर नायाबे मुमालिकत भी आ जाता है, नायाबे मुमलिकत भी आता है, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। तो इसके बाद ये नहीं करना, या तो नायाबे मुमालिकत होगा या नायाबे मुमलिकत होगा, ठीक है। तो इससे कोई परेशानी नहीं है, मुमालिकत भी होता है और मुमलिकत भी होता है, ठीक है। तो एक नामक पद का गठन किया था किसने? मुजमुद्दीन बहरामशाह ने। और ये गुलाम वंश का छठा शासक था, ठीक है, जो 1240 से 1242 में शासनकाल है, क्योंकि इसने वजीर पद नहीं बनाया था, ये दूसरे नंबर का था, ठीक है। सुल्तान के बाद में ये इसके शासनकाल में पद था नायबे मुमलिकत, ये दूसरा पद था। जैसे वजीर दूसरा पद है, तो ये वजीर पद नहीं होके इसने एक नया पद गठन किया था वजीर की जगह नायबे मुमलिकत, जो मुजमुद्दीन बहरामशाह ने, जो गुलाम वंश का छठा शासक था, जो 1240 से 1242 में शासनकाल में, ठीक है। तो यह वीरता पद क्रम में सुल्तान के बाद आता, जो मैंने बताया है कि ये पद था सुल्तान के बाद में क्रम आता था, ये पद नायब मुमलिकत, और इसके वजीर की जगह ये इसने नया पद गठन किया था। अब आता है कि इस्लामी शासन के इतिहास में सर्वप्रथम, ठीक है, इस्लामी जगत के शासन में सर्वप्रथम जो वजीर बनाया था किसने बनाया था, ठीक है, और भारत में किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि जो सर्वप्रथम इस्लामी जगत में सर्वप्रथम जो वजीर का पद था गजनी, ठीक है, गजनी राज्य का तुर्क थे महमूद गजनवी, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ का शासक था, गजनी राज्य तुर्क का, तो ये तुर्क शासक था। तो ये महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम अपना एक वजीर बनाया था, जिसका नाम था ख्वाजा अब्बास बिन अहमद। सबसे पहले वजीर बनाया था मोहम्मद गजनवी ने। जैसे सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद गजनवी ने। ये तुर्क था क्योंकि ये भारे था, और उसी प्रकार दोनों एक बात ध्यान रखना, उसी प्रकार जैसे मोहम्मद गजनवी ने तुर्क सुल्तान की उपाधि धारण की थी, उसी प्रकार मोहम्मद गजनवी ने ही सर्वप्रथम इस्लामी जगत में जो गजनी राज्य के तुर्क था मोहम्मद गजनवी, उसने अपना सर्वप्रथम वजीर बनाया था ख्वाजा अब्बास बिन अहमद। या अब्बास नहीं आएगा तो बिन अहमद भी आ जाता है उसमें लिखा हुआ। तो इसका पूरा नाम ध्यान रखना कि स्टूडेंट काफी इसमें वो अटक जाते हैं कि ख्वाजा अब्बास बिन अहमद, इसको पूरा नाम ध्यान रखना, ठीक है। ख्वाजा अब्बास भी आ जाता है और बिन अहमद भी आ जाता है, तो इसको पूरा नाम ध्यान रखोगे आप तो आपको डायरेक्ट आप एग्जाम में ऑप्शन देख के टिक मार सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सर्वप्रथम गजनी राज्य के तुर्क शासक था मोहम्मद गजनवी ने ख्वाजा अब्बास बिन अहमद को अपना वजीर नियुक्त किया था सर्वप्रथम। और भारत में सर्वप्रथम किसने अपना वजीर नियुक्त किया था? वही जो आपका प्रथम सुल्तान था, सुल्तान उपाधि धारण करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। इसने सर्वप्रथम भारत में अपना जो वजीर नियुक्त किया था जिसका नाम था मोहम्मद जुनैदी। क्या नाम था? मोहम्मद जुनैदी, ठीक है। और कौन था? जो इल्तुतमिश भारत में, ठीक है। अब देखो उसके बाद में नियुक्त किया था वजीर का विभाग। जो वजीर का विभाग होता था, वजीर का जो विभाग होता था, वजीर का विभाग होता था दीवाने विजारत। कौन सा विभाग? वजीर का विभाग दीवाने विजारत कहलाता था वजीर का विभाग। यह मूलतः विधि विभाग
और राजस्व विभाग, ठीक है, वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग था। लेकिन प्रारंभ में सैन्य मामले इसी विभाग में आते थे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में दीवाने वजारत इसी में सैन्य मामले भी आते थे, वित्त विभाग भी आता था और राजस्व विभाग आता था। और बलबन ने ये अलग अलग विभाग कर दिया था। तो सबसे पहले इसमें विभाग था कि जो सैन्य मामले और वित्त विभाग, राजस्व विभाग जो आते थे दीवाने वजारत में आते थे पहले। अब जो मोहम्मद जैनुद्दीन ने वजीर जो बनाया था, वजीर विभाग था दीवाने वजारत, ठीक है। क्या विभाग था? वित्त विभाग है, राजस्व विभाग। लेकिन प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्टिंग में सैन्य मामले इसी में भी आते थे। अब है कि पहला सुल्तान बलबन था जिसने वजीर शक्तियों को कटौती की, ठीक है। पहला सुल्तान कौन था? बलबन, जिसमें वजीर की शक्ति थी उनकी कटौती, वजीर की शक्ति की कटौती किसने की थी? बलबन ने। और बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग, बलबन ने एक विभाग अलग कर सैन्य विभाग को अलग कर दिया, ठीक है। किसने? बलबन ने सैन्य विभाग को अलग कर दिया। और किस नाम से? दीवाने आरिज, ठीक है। क्योंकि जो दीवाने वजारत में वित्त विभाग, राजस्व विभाग आते थे, लेकिन प्रारंभ में जो दीवाने वजारत में सैन्य विभागीय मामले भी आते थे, पर ये अलग कर दिए। और उसके बाद में पहला ऐसा सुल्तान था बलबन जिसने वजीर में कटौती शक्ति की, जो शक्ति थी वजीर की उसमें कटौती की। और इसने पृथक सैन्य विभाग, एक अलग सैन्य विभाग अलग कर दिया जिसका नाम था दीवाने आरिज, की स्थापना बलबन ने की। अब देखो यहाँ से जब क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक बात ध्यान रखना कि सुल्तान के बाद में क्या होगा? सुल्तान के बाद में वजीर पद, ठीक, सुल्तान के बाद में वजीर पद। और एक ऐसा शासक भी था गुलाम वंश में, मुजुमुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 इसका शासनकाल रहता है गुलाम वंश में। और ये गुलाम वंश का छठा शासक होता है जिसने